नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। और हेलो डॉक्टर में मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आज उसके पीछे एक खास वजह है, क्योंकि 25 जुलाई यानी कि आज वर्ल्ड IVF डे पूरा देश मना रहा है। क्यों इसे मनाया जा रहा है और क्या है IVF, सारे सवालों के जवाब आपको इस खास एपिसोड में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर सना। डॉक्टर सना, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। डॉक्टर सना जो हैं वो जयपुर फर्टिलिटी सेंटर बनी पार्क ब्रांच की सेंटर हेड हैं। तो डॉक्टर सना, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 25 जुलाई IVF डे, वर्ल्ड IVF डे मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, आज हम वर्ल्ड IVF डे क्यों मना रहे हैं, इसकी शुरुआत वर्ल्ड का जो पहला IVF बेबी था 1978 में, लुइस ब्राउन का जन्मदिन है ये, और उसी को हम आज वर्ल्ड IVF डे के तौर पे मना रहे हैं। जी डॉक्टर सना, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन उससे इस पे जाने से पहले हम सबसे पहले ये भी हमें समझना होगा, और हमारे दर्शकों की भी हम चाहेंगे कि आप समझाएं कि ये कैसे पता चले कि दंपत्ति जो है वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, निसंतानता से जूझ रहा है। देखिए, इनफर्टिलिटी, निसंतानता का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे प्रमुख लक्षण तो बच्चा ना लगना है, प्रेगनेंसी ना आना है। अब बात करें कि कब कपल को डॉक्टर के पास आना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से। देखिए, अगर एक कपल को 1 साल हुआ है ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी के लिए और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो ऐसे में हम सलाह देते हैं कि 1 साल के बाद आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास कंसल्टेशन ले लें। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है, 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो हम सलाह देते हैं कि आप 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक ही शादी के बाद ट्राई करें, और यदि प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आप बिल्कुल हेल्प लीजिए। और अगर आपको पहले से ही पता है कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स को, महिलाओं को ऑलरेडी पता होती है कि उनमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या कोई सर्जरी हुई है आपकी अंडाशय की, ओवेरियन सर्जरी हुई है, ट्यूब की सर्जरी हुई है, आपको पता है कि फर्टिलिटी या बच्चा लगने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप समय बर्बाद ना करें, आप हेल्प लीजिए, आप इनफर्टिलिटी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो ये टाइम जो वेस्ट ना करने की आप बात कह रहे हैं, तो टाइम वेस्ट करना या ज़्यादा समय तक वेट करना, क्या ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो एज है ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल नंबर नहीं है, इसका जो ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक हमें अपनी रिप्रोडक्टिव एज के बारे में बताती है। स्पेशली अगर महिला की उम्र की बात करें तो 35 वर्ष के बाद जो अंडाशय में अंडों की संख्या होती है, जिसको हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, वो बहुत तेज़ी से घटने लगता है, और सिर्फ संख्या नहीं, जो क्वालिटी है इन अंडों की वो भी घटती है, और बच्चे लगने की संभावना भी घटती है। और ऐसे में जब हम ट्रीटमेंट भी करते हैं तो जो सक्सेस है, जो आउटकम है, वो भी गिरता है, परसेंटेज डिक्रीज होने लगता होगा। जी, तो डॉक्टर ये बताएं कि इनफर्टिलिटी कि जैसे आपने टाइम बताया कि 6 महीने या 1 साल तक अनसेफ फिजिकल रिलेशन के बाद भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपके पास जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं या ऐसा कोई केस आता है, तो आप ये कैसे एग्जामिन करते हैं कि इस कपल को या पर्टिकुलर किसी महिला को इनफर्टिलिटी है? जब हमारे पास कपल आता है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो पहले तो हम उनसे बातचीत करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस हो गया, जो पानी की जांच है उनकी वो करते हैं, और फीमेल के कुछ टेस्ट, सोनोग्राफी, जैसे अभी मैंने ओवेरियन रिजर्व, अंडाशय की क्षमता की बात की थी, तो ओवेरियन रिजर्व का हमें पता लगता है सोनोग्राफी के थ्रू, या हार्मोन, जैसे आजकल बहुत लोगों को AMH की जानकारी मिली है, बहुत लोगों को पता है कि AMH एक हार्मोन है जिससे अंडों की संख्या का पता लगता है, और ट्यूब की इवैल्यूएशन, कुछ जांचें, और इस इवैल्यूएशन के बेसिस पे, इन टेस्ट के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं। डॉक्टर ये बताएं कि जैसे कि आजकल के जो केसेस हैं, हालांकि पहले से और अब में समय के साथ फ़र्क तो आया है, लेकिन फिर भी जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनमें एक्सेप्टेंस बहुत कम है, अडेप्शन बहुत कम है कि हाँ उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इनफर्टिलिटी क्या सिर्फ महिला में होती है या आदमियों में भी हो सकती है, मेल पार्टनर्स में भी हो सकती है, और ये परसेंटेज क्या रहता है जो केसेस आपके पास आते हैं उसमें?
बिल्कुल, इनफर्टिलिटी देखिए पहले तो मुझे लगता है कपल के लिए ही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, और जब ऐसी चीज़ में टाइम लगता है या आपको लगता है कि वो अब इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, तो एक्सेप्टेंस में डेफिनेटली एक वो रहता है कि भाई इसको, इस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करना है। और ये चीज़ मेल्स में, पुरुषों में डेफिनेटली ज़्यादा उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहता है कंपेयर टू फीमेल्स। शायद हमारी सोसाइटी की वजह से, या एक जनरल अवेयरनेस नहीं है बेसिकली लोगों में कि इनफर्टिलिटी, निसंतानता की प्रॉब्लम्स केवल महिला में नहीं, मेल्स में भी, और इसकी जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर है। 40 to 50% इंसिडेंस इनफर्टिलिटी की मेल्स में भी है। और मेल्स की इनफर्टिलिटी पता लगाना तो बहुत इजी है। एक सीमन एनालिसिस टेस्ट से जो शुक्राणुओं की संख्या है, उनकी गति है, कोई बनावटी नुकसान है, वो पता लग जाता है। सिर्फ एक टेस्ट से, एक सीमन एनालिसिस से हमें पता लग जाता है। फीमेल्स में काफी सारे नंबर ऑफ टेस्ट से गुजरना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फीमेल इनफर्टिलिटी वैल्यूएशन में काफ़ी टेस्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर सना, ये बताएं कि जब ये केसेस आप डील करते हैं तो इसमें जो प्रोसेस है आईवीएफ का, वो किस तरीके से, और क्या आईवीएफ ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसे ऑप्ट किया जा सकता है कंसीव करने के लिए? देखिए, जब हम कपल को इवैल्यूएट करते हैं, अब उनकी एज क्या है, उनके ट्यूब्स खुले हैं या बंद है, उनकी ओवेरियन रिजर्व जैसे हमने बात की कि अंडों की संख्या कितनी है, और मेल का सीमन एनालिसिस कैसा है, इन सब चीज़ों को देख के, इनके आधार पे हम ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं। तो हमारे पास आईयूआई का ऑप्शन है और आईवीएफ का ऑप्शन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, आईयूआई में देखें, आईयूआई में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आईयूआई में हम क्या करते हैं, जो हस्बैंड का सीमन है उसको थोड़ा सा हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब थोड़ा बेटर करते हैं उसके पैरामीटर्स को, उसके काउंट को, मोटिलिटी को, और फीमेल के हम शरीर में, बॉडी में एक बहुत ही बारीक कैथेटर से उसको प्रिपेयर करके छोड़ देते हैं उस समय जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है। तो एक तरह से नेचुरल जैसा ही है, बट कुछ चीज़ें हम बेटर करते हैं, कुछ चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। अब आईवीएफ में क्या है, आईवीएफ में हम इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शंस हार्मोन्स होते हैं, वो अंडे बनाने के इंजेक्शंस होते हैं। तो वो जब हम 7-8 दिन, 10 दिन डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट लगाते हैं, अंडे तैयार करते हैं, उनको फिर बाहर निकाला जाता है बेहोश करके मरीज को, और फिर फर्टिलाइजेशन जो है, जो अंडों का और शुक्राणु का जो मिलाप है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्ब्रियोलॉजी लैब में होता है सारा। तो एम्ब्रियो तैयार होता है, उसको कुछ दिन कल्चर किया जाता है, 2-4 दिन, और फिर वो वापस से महिला के शरीर में, यूट्रस में रख दिया जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल पेनफुल नहीं है। जैसे ही हम सुनते हैं कि आईवीएफ में इंजेक्शंस लगेंगे, 7-8 दिन लगेंगे, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रोसेस तो बहुत पेनफुल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इंजेक्शंस पेनलेस हैं, जो अंडे निकालने का प्रोसीजर भी बिल्कुल पेनलेस है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वापस एम्ब्रियो को रखने का भी प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस रहता है। जी। डॉक्टर सना, ये तो हमने बात की कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर इनफर्टिलिटी से कोई कपल अगर झेल रहा है तो, लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल का जो लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं, इसमें ये केसेस की इनफर्टिलिटी है, इस कपल को इनफर्टिलिटी है, या फलाना फीमेल को इनफर्टिलिटी है, या मेल को इनफर्टिलिटी है, ये केसेस भी हम टाइम के साथ बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि अचानक से हमने ये देखा कि ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं? क्योंकि पहले इतना नहीं सुनने को मिलता था कि इस कपल ने आईवीएफ के थ्रू अपना बेबी डेवलप किया है। तो ये कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिस वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं? जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के केसेस जो हम आज देख रहे हैं वो डेफिनेटली राइज में हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट वजह शायद हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस हो सकती हैं, हमारी जो आजकल प्रेफरेंसेस हैं, जो हमने लाइफस्टाइल चूज़ किया है। जैसे अगर मेल्स की बात कर लें, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, हमारे यंगस्टर्स में ड्रग एडिक्शन का आ जाना। तो क्या इससे फर्टिलिटी रेट पर फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, जो हम ये चूज़ करते हैं अपने लिए। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ऐसा लगता नहीं है कि कॉफ़ी से कुछ होगा, बट बहुत ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। डॉक्टर सना, एज कितना बड़ा फैक्टर है? खासकर अगर बात की जाए फीमेल्स की, तो एज कितना बड़ा फैक्टर है और कितना बड़ा रोल प्ले करता है फर्टिलिटी को लेकर?
एज देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ना ही सिर्फ फर्टिलिटी का, बट जो फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है, जैसे हम आईवीएफ करें तो उसका आउटकम और उसका सक्सेस भी बहुत डिपेंडेंट है फीमेल की एज पे। तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी रिप्रोडक्टिव एजिंग का भी। जैसे हमने अभी बात की, एज के साथ साथ जो अपनी अंडों की संख्या है, जो ओवरीज में अंडे हैं उनकी संख्या, उनकी क्वालिटी घटती है। और अगर जो एडवांस्ड एज पे प्रेगनेंसी जब आती है तो उसमें भी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन, शुगर का हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ये सब, इन सब चीज़ों की भी जो संभावना है वो ज़्यादा एज पे प्रेग्नेंट होने से बढ़ जाती है। जी, और फीमेल्स में भी क्या कुछ कॉजेज ऐसे हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट घटने लगता है? बिल्कुल, जैसे आजकल जो फीमेल्स हैं, जो हम पर्सनल रीजंस की वजह से या करियर की वजह से जो डिलेड मैरिज की एज है, जो शादी करने की उम्र आजकल बढ़ गई है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनफर्टिलिटी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जी, डॉक्टर ये बताएं कि आईवीएफ का नाम सुनते ही काफ़ी जो आईवीएफ ऑप्ट करने के लिए सोच रहे हैं जो कपल्स, उनमें एक अजीब सा डर देखने को मिलता है कि क्या होता है ये प्रोसेस, कैसे होता होगा, मेंटली और इमोशनली काफ़ी ड्रेनिंग लगता है आईवीएफ सुनते ही। तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ किस तरीके से आप कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज होगी जो मैं कन्वे करना चाहूँगी कि आईवीएफ को एक लास्ट ऑप्शन, एक लास्ट रिजॉर्ट ना समझे। ऐसा ना समझे कि भाई अब तो सब फेल हो गया, प्रेगनेंसी नहीं आई, सब चीज़ें ट्राई कर ली, अब आईवीएफ हमारा लास्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, आईवीएफ लास्ट ऑप्शन नहीं है। आईवीएफ बहुत ही कपल्स के लिए पहला ऑप्शन हो सकता है अगर सही टाइम पे सही एज पे करें। देखिए आईवीएफ बिल्कुल एक पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। आईवीएफ एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो बनाने की। उसमें बस हमारे पास रेगुलर विजिट्स रहते हैं कपल के, वो भी वो मैनेज कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 विजिट्स में आईवीएफ की पूरी प्रोसेस हो जाती है। आईवीएफ का प्रोसेस इंजेक्शन से स्टार्ट होता है, जो कि हम पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू करते हैं। हफ्ता भर वो इंजेक्शन्स लगते हैं और साथ साथ अल्ट्रासाउंड की मॉनिटरिंग होती है कि अंडे बन रहे हैं। वो अंडे बनाने के इंजेक्शन्स होते हैं जी। और एक बार अंडे तैयार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, उनको मरीज़ को बेहोश करके नीचे से अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल डाल के निकाला जाता है। अगेन प्रोसेस पेनफुल नहीं है और बहुत सेम डे पेशेंट घर जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आईवीएफ हो रहा है तो मरीज़ को वहीं पे रहना है पूरे टाइम पे जब तक प्रोसेस चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और एक बारी जो oocyte रिट्रीवल, मतलब हमने एग्स महिला के शरीर से निकाल लिए, तो उसी दिन जो हस्बैंड है उनका सीमन लेके फर्टिलाइजेशन होती है लैब में, एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, उनको कुछ दिन कल्चर किया जाता है और फिर वो एक बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर, एक सिंपल प्रोसीजर के द्वारा यूट्रस में रख दिया जाता है। जी, कि आईवीएफ का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप इसे कंडक्ट करते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में एग और स्पर्म फ्रीजिंग का भी कंसेप्ट चल रहा है। जैसे कुछ डिलेड मैरिजेस, अगर पहले से हमें पता है कि हमें अभी शादी नहीं करनी है या करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं और उन्हें लगता है कि हमारी फर्टिलिटी रेट कहीं कम ना हो जाए, तो एग्स को फ्रीज करवा दिया जाता है। तो ये किस तरीके से होता है और ये आप किस तरीके से इसे कंडक्ट करते हैं? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ये एक बहुत ही नया तो मैं नहीं बोलूँगी, बट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो डेफिनेटली एक मैसेज पहुंचनी चाहिए लोगों तक कि ये एक फैसिलिटी या एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन होता क्या है? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में फ्रीजिंग करते हैं, बेसिकली एक तरह से स्टोर करते हैं हम स्पर्म को, यानी शुक्राणु को, एग्स को, अंडों को या एम्ब्रियो को। कपल मैरिड है और वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराना चाहते हैं, भ्रूण की फ्रीजिंग कराना चाहते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो कहाँ पे हमें ये ऑप्शन एक्चुअली
अवेल करना चाहिए, कहाँ पे ये एक बन जाता है कपल जी। के लिए ऑप्शन। देखिए जो पेशेंट्स हैं जिनमें कैंसर डायग्नोसिस हुआ हो, आजकल हमने देखा है कि जो इंसिडेंस है कैंसर के यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या सर्जरी जो कैंसर की होती है, उनसे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो अंडाशय हैं या टेस्टिस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, स्टेराइल हो जाते हैं उन ड्रग्स की वजह से, उन दवाइयों की वजह से जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है कि वो अपने जो ट्रीटमेंट लेने से पहले, कैंसर ट्रीटमेंट लेने से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करा लें। अगर वो मेल्स हैं तो वो सीमन फ्रीजिंग करा लें, स्पर्म्स फ्रीज करा लें, और अगर फीमेल्स हैं तो वो अपने एग्स फ्रीज कराएं, और अगर मैरिड हैं तो एम्ब्रियोज फ्रीज करा सकते हैं कि जब वो ठीक हो जाएं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, उनके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा अगर वो अपनी फैमिली चाहेंगे। जी। डेफिनेटली और ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन फीमेल्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से, अपनी करियर की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो डिले करना चाहते हैं। तो जैसे हमने बात की, एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, तो इन फीमेल्स के लिए भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने एग्स आज फ्रीज़ कर लें, और फिर बाद में जब उनको फैमिली की वो होगी कि उनकी फैमिली उनको करनी है, उनका माइंडसेट बनेगा प्रेगनेंसी के लिए, तो तब एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा। जी। तो डॉक्टर सना, ये जो फर्टिलिटी आप ये फ्रीज करते हैं एग्स और स्पर्म्स को, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? मतलब कितने समय तक इसे फ्रीज करना सेफ है? जी, देखिए फ्रीजिंग एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक बहुत ही इमर्जिंग साइंस है जिसमें हर दिन एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट हो रही हैं। जैसे पहले जितना सर्वाइवल था फ्रोज़न सीमन का या फ्रोज़न स्पर्म का, जब हम रिट्रीव करते थे एक फ्रोज़न सैंपल से स्पर्म, या फ्रोज़न एग्स जब हम रिट्रीव करते थे, जो उनकी थॉइंग में सर्वाइवल जो था वो पहले के मुताबिक आज बहुत बढ़ गया है, और बढ़ेगा आगे के समय में। जितनी जितनी हमारी फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट आएगी, उतना ही इसमें सक्सेस जो सर्वाइवल है अपॉन थॉइंग वो बढ़ेगा। तो डेफिनेटली अब अगर हम बात करें यूजेज का, कि हम एक फ्रोज़न स्पर्म यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक जो फ्रोज़न सैंपल था उसको थॉ करके यूज़ कर रहे हैं, या एक फ्रेश सैंपल यूज़ कर रहे हैं, क्या आउटकम में फ़र्क है? क्या प्रेगनेंसी इससे बेटर लगेगी या उससे बेटर लगेगी? तो इस पे बात करें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है आउटकम पे या प्रेगनेंसी पे। फ्रेश सैंपल यूज़ करो या फ्रोज़न सैंपल यूज़ करो, ज़्यादा फ़र्क, ज़्यादा अंतर नहीं है। जी। डॉक्टर सना, जो आपके पास में ऐसे केसेस आते हैं एग फ्रीजिंग को लेकर या स्पर्म फ्रीजिंग को लेकर, तो आप उन्हें उन केसेस को किस तरीके से एग्जामिन करते हैं? क्या हर आने वाला क्लाइंट या हर आने वाला जो केस है आप उसे डील करते हैं या उसकी कंसेंट लेते हैं, या ये किस तरीके से कुछ लीगैलिटीज़ आपको परफॉर्म करनी होती हैं? देखिए, जब हमारे पास मरीज़ फ्रीजिंग के लिए आता है, सीमन फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अगर उनका कैंसर डायग्नोसिस है तो फिर तो हमें पता है कि ये एक ऑप्शन उनके लिए है जो कि हमें उनको प्रोवाइड करना है। इनफैक्ट जब कैंसर ट्रीटमेंट की बात चलती है तो एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी पार्ट रहता है, स्पेशली अगर आप एक यंग मेल या यंग फीमेल के साथ डील कर रहे हो, तो जो उनका ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन होता है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट उस बोर्ड का पार्ट रहता है। और तो डेफिनेटली ये एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये उनकी ट्रीटमेंट में पहला स्टेप है कि पहले वो फर्टिलिटी प्रिजर्व करें और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। और अब अगर हम बात करें सोशल एग फ्रीजिंग के लिए, वो भी एक ऑप्शन है। जब आप पर्सनल रीज़न की वजह से, आप फीमेल्स अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से एग्स फ्रीज करना चाहें, कुछ कंसेंट फॉर्म साइन करके, वो भी एक ऑप्शन बिल्कुल है। जी। डॉक्टर सना, आप ये बताएं कि आईवीएफ ऑप्ट करने का एक बार अगर कपल ने मन बना लिया है, तो उसके बाद में जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है और एक आईवीएफ जनरेटेड प्रेगनेंसी है, उन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है क्या? क्योंकि आजकल ये भी एक बड़ा मिथ है या मिसकंसेप्शन इसे कह लें कि आईवीएफ के थ्रू बेबीज़ होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, क्या उनमें किसी तरह का कोई मेलन्यूट्रिशन का फेस तो नहीं करना पड़ेगा उस बच्चे को, या इसके अलावा कोई और डेफिशिएंसी, तो क्या ऐसा भी होता है क्या?
बिल्कुल। देखें ऐसे ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन नहीं था, एक्चुअली इस पे रिसर्च वर्क हुआ है जी। कि आईवीएफ प्रेगनेंसी और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क है। क्या जो प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी नेचुरली और उसको हमने आईवीएफ के साइंस के थ्रू एक्चुअली ये मुमकिन किया, तो क्या इसमें अब एबनॉर्मेलिटी आएगी बच्चे में, कोई मेलफॉर्मेशन आएगी, कोई बनावटी नुकसान होगा। बट थैंकफुली जो पेपर्स आए हैं, जो रिसर्च वर्क आया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखी गई है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक आईवीएफ प्रेगनेंसी में। आईवीएफ बस एक साइंस है जिसमें प्रेगनेंसी लगाने में हेल्प होती है। जिन कपल्स में प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं आ रही होती है उनमें हेल्प हो जाती है प्रेगनेंसी लगने में। लेकिन एक बारी वो प्रेग्नेंट हो जाए, जो बाकी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें या कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस की बात करें, वो सब जो वैसे भी होता उन कपल को वो सेम रहता है, वो पर से आईवीएफ की वजह से नहीं बढ़ता। वो अगर नेचुरल प्रेगनेंसी के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो आगे शायद आईवीएफ के बाद में भी, प्रेगनेंसी जनरेट होने के बाद में भी शायद वही स्टेप्स आप लोग फॉलो करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आईवीएफ प्रेगनेंसी की भी जो मॉनिटरिंग है या जो हम अल्ट्रासाउंड्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, जो इन्वेस्टिगेशंस हो गए, वो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में चलेगा। अगर फीमेल की एज ज़्यादा है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी उसको उतना ही रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का जितना उसको एक आईवीएफ प्रेगनेंसी के थ्रू है। तो जो टेस्टिंग है और मॉनिटरिंग है वो बिल्कुल सेम चलता है। यहाँ तक कि जब डिलीवरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और सिजेरियन सेक्शन वहाँ इंडिकेटेड है जहाँ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। जैसे वैसे भी हर प्रेगनेंसी में जहाँ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है वहाँ सिजेरियन सेक्शन इंडिकेटेड है। तो यहाँ ये हमें समझना होगा कि चाहे कोई भी केस हो या कोई भी प्रॉब्लम एक कपल को फेस करनी हो, आईवीएफ सिर्फ कंसीव करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है या आपको प्रेग्नेंट करने का एक प्रोसेस है। इसके आगे की प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी और इसमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं है। जी। आईवीएफ के थ्रू जब कोई कपल या कोई फीमेल जब कंसीव कर लेती है तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते होंगे जो आप करवाते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप लोग अवॉइड कर देते हैं? ऐसा तो देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि आईवीएफ के थ्रू अगर प्रेग्नेंट हुई है लेडी तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे में, तो कुछ टेस्ट जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी डॉक्टर कराते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो क्या वही टेस्ट इसमें भी होते हैं? बिल्कुल। जो टेस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं वही टेस्ट आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी होते हैं जी। बट कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बन जाते हैं, जैसे ऐसे पेशेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस पहले हुए हों, बच्चे ख़राब हुए हों और फिर सिर्फ अबॉर्शंस नहीं, अब बच्चा लगने में भी दिक्कत आ रही है, तो मिसकैरेज की भी हिस्ट्री है और इनफर्टिलिटी भी अब हो गई है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम आईवीएफ करते हैं और जब प्रेगनेंसी आईवीएफ के द्वारा लगती है तो डेफिनेटली ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है और हम इस प्रेगनेंसी में डेफिनेटली ज़्यादा मॉनिटरिंग और ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्टिंग या हो सकता है कुछ दवाइयाँ भी एक्स्ट्रा हम स्टार्ट करें। जी। फिजिकल डिसऑर्डर को लेकर स्पेशली आईवीएफ ऑप्ट करने वाले जो कपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आजकल फिजिकल डिसऑर्डर को जज करने का या एग्जामिन करने का भी कोई टेस्ट होता है क्या? देखिए, जिन कपल्स को फिज़िकल प्रॉब्लम मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो कपल्स फेस कर रहे हैं या इंटीमेसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में बेसिकली कपल्स एक्चुअली इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं डॉक्टर के साथ। तो पहले तो हमें इस चीज़ को हटाना है। ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉब्लम की तरह ही देखें तो अच्छी बात है। बात करेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स फेस आज कर रहे हैं, कल को ये इनफर्टिलिटी की तरह प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमें ये अवेयरनेस लानी है लोगों में कि फिजिकल प्रॉब्लम या सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादातर की मेल्स पेशेंट्स, जो मेल पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फेस करते हैं, फीमेल्स उतना नहीं फेस करती सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो मेल्स को एक्सेप्ट करना
लेना कि नहीं प्रॉब्लम है, इसकी मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके जब आप में एक्सेप्टेंस आएगी, आप डॉक्टर के पास आएंगे, आप डॉक्टर की सलाह लेंगे और ये ट्रीटेबल है। ये मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस, जो मैक्सिमम ये प्रॉब्लम्स हैं, ट्रीटेबल होती हैं। जी डॉक्टर, आपके पास जो केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी से, जो पेशेंट्स जो जूझ रहे हैं, जो केसेस आप डील कर रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशानी आती है उन पेशेंट्स को डील करने में? देखिए, इनफर्टिलिटी का तो आपको बीच में रोक के मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो आता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ। और फीमेल की साइड से देखें तो उसके जो इन लॉज हैं उनमें वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में मेंटली और इमोशनली ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग है। इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि किस तरीके से आप उनकी काउंसलिंग करते हैं और किस तरीके से आप डील करते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी पर से जब हम डायग्नोसिस ही देते हैं, जब हम कपल को बोलते ही हैं कि भाई आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, सबसे पहले उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ही समय लगता है। तो और जहाँ जैसे आपने बोला, एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग होता है। बहुत ही फैमिली प्रेशर रहता है फीमेल पे ज़्यादा कि बच्चा पैदा करना है, प्रेगनेंसी लगनी चाहिए। एक सोसाइटी भी आपको एक वैसे देखने लगती है कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हुआ। देखिए, ये चीज़ हमें चेंज करना है, हमें ये माइंडसेट चेंज करना है। हमें इनफैक्ट सपोर्टिव बनना है उन कपल्स के लिए जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं। हमारा भी यही रहता है एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हमारा भी यही अप्रोच रहता है कि हम सिर्फ पेशेंट की इनफर्टिलिटी नहीं, हम उसकी जो साइकोलॉजिकल, जो उसको एक बर्डन फील हो रहा है, जो उसका मेंटल हेल्थ सफ़र हो रहा है, कपल का, दोनों का इनफैक्ट, उन दोनों को हम सपोर्ट दें, उन दोनों को हम ये बताएं कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं जो आते हैं, ट्रीट होते हैं और ठीक हो जाते हैं। बस एक सपोर्ट की बात है, एक इमोशनल वेलबींग की बात है जो हमें उनको प्रोवाइड करना है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो ये आप हमें बताएं कि आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो कितना सेफ़ है, और आईवीएफ ऑप्ट करने के बाद में इसका सक्सेस रेट क्या है? देखिए, आईवीएफ एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस की रेट ना के बराबर है, रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस की रेट 0% के बराबर है जी। तो बहुत ही सेफ ऑप्शन है, बहुत ही इजी ऑप्शन है। फर्टिलिटी के अगर उस पे देखें हम, फर्टिलिटी रिलेटेड ऑप्शंस में जो है हमें अवेलेबल ऑप्शंस है, उसमें एक बहुत ही कन्वीनियंट और इजी ऑप्शन है और डेफिनेटली सेफ ऑप्शन है। और अगर हम सक्सेस की बात करें तो जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात की एज की, तो हम वापस एज पे ही आ जाएं। आईवीएफ का सक्सेस भी एज रिलेटेड होता है, तो जितना जल्दी आप ये ऑप्शन ऑप्ट करें, उतना ही सक्सेस में, उतना ही आपके आउटकम में बेटर जो है ये प्रेगनेंसी आने में कम टाइम लगेगा। जी डॉक्टर सना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विशेष और अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि निसंतानता बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है जिसका निदान संभव है आईवीएफ के थ्रू। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।